उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए फिर से पेपर के पहले आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आज आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन कराएंगे। उसमें आपका टॉपिक रहेगा ईबीएस। ईबीएस में जो भी आपका 2020 में पेपर हुआ था, उसमें जो भी आपके 30 क्वेश्चन आए हुए थे, वो सारे आपको हम इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो है सीटेट का एग्ज़ाम हमेशा क्वेश्चनों को रिपीट करता रहा है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल भी आएंगे इस सेट में, इसीलिए ये सेट हमको कुछ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, इसीलिए ये सेट आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। और यही आपका लास्ट होगा सेट हमारी तरफ से आपके पेपर से पहले। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। गोलकोंडा गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? तो गोलकोंडा किला जो है वो किसने बनवाया था, आपसे पूछा गया पहला क्वेश्चन। तो चालुक्य राजवंश ने, या काकतीय राजवंश ने, या पल्लव राजवंश ने, या चोल राजवंश ने। तो आपको याद रखना है, ये भी आपके पेपर में 1 से 2 बार क्वेश्चन आया है। जो गोलकोंडा किला है ये हमारा जो है काकतीय राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। तो इस हिसाब से आपका 61 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला। आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल पूछा गया है। 15 ग्राम प्रति मिली घनत्व और 3 मिली आयतन वाली किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान का मतलब आपसे m का मान पूछा गया है। और आगे देखते हैं, आप लोगों को ये बात अच्छे से पता होगी, m को हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक है, और आयतन को हम लोग v बोलते हैं, और घनत्व को हम लोग बोलते हैं d। ये आपको बस सूत्र याद रखना है। अब देखते हैं v का मान आपका कितना दे रखा है? 15, ठीक है। घनत्व और 3 मिली आयतन वाली क्या है? किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो d का मान आपका क्या है? 3। 15 की जब आप गुणा 3 से करेंगे तो आपको मिलेगा कितना? m बराबर मिल जाएगा 45 यानी 45। तो इस सवाल का आपका राइट जवाब क्या आ जाएगा? फर्स्ट यानी ए वाला। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बस आपको इतना याद रखना है, m बराबर वी डी। वी को हम लोग आयतन बोलते हैं और d को हम लोग क्या बोलते हैं? घनत्व। आगे देखते हैं 63 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि देखते हैं कौन सी है हमारी। गुरुत्वाकर्षण, ये तो आपकी सदिश राशि है। भार भी, संवेग, द्रव्यमान। तो जो हमारी अदिश राशि हो जाएगी इसमें से, वो हमारा द्रव्यमान जो है ये अदिश राशि है। सदिश और अदिश आप लोगों ने पीछे वाली कक्षाओं में पढ़ा होगा इनके बारे में, तो इससे भी आपके पेपर में एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी आप लोग देख लेना। आगे देखते हैं, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है, क्या कहलाती है? तो देखते हैं क्या कहलाएगी। पारभासी, या पारदर्शी, या उत्तल, या अपारदर्शी। तो आपको याद रखना, ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती उसे जो हम लोग क्या कहते हैं? अपारदर्शी। इस सवाल का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 64 का डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी जिससे कोई प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती उसे हम लोग अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? तो आप लोगों को एक बात अच्छे से पता होगी कि चंद्रमा की सतह पर वस्तु का जो भार है वो पृथ्वी पर वस्तु के भार की अपेक्षा 1/, क्या होता है? 6 गुना होता है। तो आपसे बोला गया है चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम भार है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/6 गुना का मतलब ये जो है कितना गुना हो जाएगा? इसकी आप मल्टीप्लाई जब 10 से कर देंगे तो ये हमारा 60 किलोग्राम का मतलब आपका ऑप्शन हमेशा किस में आएगा? आपका आंसर जो है हमेशा जब कभी भी आप निकाल लें जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है किसी वस्तु का भार, तो आपका जो ये आंसर है 60 न्यूटन में आएगा हमेशा। बस ये बात आपको याद रखनी, 1/6 गुना होता है भार। बस ये बात आप समझ जाएंगे, तुरंत आप लगा देंगे। 10 की मल्टीप्लाई आपको 6 से कर देनी, यानी 60 किलोग्राम में नहीं। जब आपका पूछा गया किलोग्राम में तो आपका आंसर किलोग्राम में नहीं आएगा, आपका आंसर किस में आएगा? न्यूटन में। तो इस हिसाब से 65 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 60 न्यूटन। आगे देखते हैं, एक विलेय का विघटन दर खाली स्थान किस पर निर्भर करता है?
तो एक विलेय का विघटन दर किस पर निर्भर करेगा? तापमान पर, भार पर, या सतह क्षेत्र पर, या दाब पर? तो ये बात आप लोग जानते होंगे अच्छे से कि एक विलेय का विघटन दर जो है ये हमारा सतह की क्षेत्र पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? सतह की क्षेत्र पर निर्भर करता है। तो इस हिसाब से 66 का आपका राइट ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? कहने का मतलब ये पेड़ों के संरक्षण के लिए जो है छात्रों को संवेदनशील बनाया जाए, ये कौन चाहता है? सुषमा चाहती है। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हमारी कौन सी होगी? देखते हैं कौन सी हो जाएगी। सबसे पहले समूह चर्चा, जी बिल्कुल ये बात सही हो सकती है, लेकिन आगे भी देखते हैं। पोस्टर बनाना, या बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। सबसे आपका बेस्ट ऑप्शन यही हो जाएगा, यानी 67 का सी। ठीक है, तो 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? तो विकल्प हमारा जो है इसमें कौन सा प्रासंगिक नहीं होगा? वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली, ऐसा तो ये तो सही हो जाएगा। इससे बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने में एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। इससे समुदाय की उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। ये जो है हमारा प्रासंगिक नहीं होगा। तो आपका 68 का राइट ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए पहले। 69 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया तथा समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापन जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण? ऐसा तो नहीं है। मानववादी दृष्टिकोण? यहाँ पर भी ये भी बात सही नहीं। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण? ये भी बात आपकी सही नहीं है। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा अन्वेषण दृष्टिकोण। तो आपका 69 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जरूर ऐसे क्वेश्चन आप तैयार करके जाइए। आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि? ऐसा किस लिए कहा गया है कि जो समुदाय है एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि? देखते हैं, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान और उनके पास समय है? ऐसा तो नहीं है। या वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है? ये बात आपकी बिल्कुल ही सही हो जाएगी। तो 70 का आपका राइट ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों पर चिंताओं को पाठ्यपुस्तक से लिंक करना? ऐसा तो नहीं है। आगे देखते हैं, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण? ये भी बात सही नहीं। पाठचर्या से बाहर जाना? ऐसा भी नहीं। पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। बाहर जीवन से जुड़ने का मतलब क्या है? पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। तो आपका 71 का राइट ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता माँ उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और ये दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखते हैं। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। यह परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। परिवार की परिभाषा गलत है? ऐसा भी नहीं है। यह जो है क्या है? शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण शामिल नहीं है। ये बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी इस बारे में। तो आपका इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 72 का? बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दिए गए जो प्रश्न के अनुसार है शिक्षण अधिगम जो है दृष्टिकोण क्या है हमारे? समावेशी नहीं है। आगे देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी ईबीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं? चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग
या ये सभी? तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ये जो है ईवीएस कक्षा में गतिविधि या गतिविधियाँ कौन सी हैं, ये सारी हमारी हो जाएंगी गतिविधियाँ। तो इस हिसाब से आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 73 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ये सभी। आगे देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि या एकीकृत हो, समावेशी हो, विषयगत हो, या ये सभी? तो आप लोग जानते हैं एकीकृत भी होना जरूरी है, समावेशी भी होना जरूरी है और विषयगत भी होना जरूरी है। अगर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों को समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह क्या हो, एकीकृत भी हो, समावेशी भी हो, विषयगत भी हो, ये सभी। तो यानी 74 का आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य है बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना। देखते हैं किस लिए ऐसा है। तो सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सपेरों सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं, उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। इसका उद्देश्य यही आपका होना चाहिए, लेकिन बाकी भी ऑप्शन दे सकते हैं, हो सकता है इससे कोई बेस्ट हो कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है, ऐसा भी नहीं कि यह एक अवैध कार्य है, ये भी नहीं। तो आपका जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें यही हो जाएगी कि जो है सपेरों जो है सांप को नुकसान नहीं पहुंचाए, उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो 75 का आपका राइट ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते 76 नंबर मिड डे मील से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। एक विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सबसे प्रासंगिक है? तो कौन सबसे प्रासंगिक है देखते हैं। या ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा अवसर है? जी बिल्कुल ये बात सही है। या उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं? ऐसा तो नहीं, सभी के लिए। यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है? ये भी बात गलत है। शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं? जी बिल्कुल लेना देना है। तो आपका 76 का राइट ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन क्या है। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्याय की कम संख्या है? ऐसा तो नहीं है। अवबोध का भार कम करने की ज़रूरत है, ये बात आपकी सही है, लेकिन आगे भी देखते हैं। ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। स्कूल बैग को कम वजन? ऐसा भी नहीं है। तो आपका 77 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बोझ के बिना सीखने का अर्थ है अवबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। तो आपका राइट ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य होता है? तो देखते हैं समूह में सीखने का क्या उद्देश्य होगा। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना, उपचारात्मक शिक्षण देना? ऐसा तो नहीं है। सहयोग के मूल्यों को लागू करना और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय, जैसे ही आपने देखा, सक्रिय रूप से भाग लेना और सीखने में सक्षम बनाना, ये बात आपकी तुरंत ही सही हो जाएगी। तो आपका 78 का राइट ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। आपसे पूछा गया बाला का पूरा रूप क्या है? तो बाला का पूरा रूप हमारा क्या हो जाएगा देखते हैं। अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन, या मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट। तो इस हिसाब से जो बाला का आपका पूरा रूप जो होगा वो हमारा होगा अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। तो आपका राइट ऑप्शन 79 का बे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? देखते हैं वैकल्पिक ढांचे का हमारा क्या अर्थ है। विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। वर्तमान में वैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिक द्वारा आयोजित विचार, ये तो सही नहीं है वैकल्पिक ढांचे के रूप में। सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं, ऐसा भी सही नहीं है। विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण, ये भी सही नहीं है। तो वैकल्पिक ढांचे का हमारा क्या अर्थ हो जाएगा। विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत और स्पष्टीकरण से अलग हैं। तो आपका 80 का राइट ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 81 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहता है। महिलाएं पुरुष की तुलना में कमजोर हैं या एक खाली स्थान है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है, या अंधविश्वास है, या मिथक है? तो महिलाएं पुरुष की तुलना में कमजोर हैं या एक हमारा क्या हो जाएगा, मिथक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको जरूर तैयार कर लेना। 81 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है?
तो देखते हैं क्या हो जाएगी हमारी स्थिति, पश्चिम और पूर्व, या उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम, या दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, या पूर्व और पश्चिम। तो एक चीज़ आपको याद रखना, बिहार में जो है भारत में बिहार के सापेक्ष जो है जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति जो है हमारी वो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम है। तो ठीक है, आपका 82 का राइट ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखते हैं। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है अगर आपसे पूछा जाएगा, तो हमारा हो जाएगा उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम स्थिति है। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति जो है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, आपकी बात सही हो जाएगी। तो 82 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। तो किस स्थिति में सबसे धीमी होगी, देखते हैं। सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, ऐसा नहीं। सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, ये भी बात सही नहीं। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी जो है तभी वाष्पीकरण की प्रक्रिया में या इसकी स्थिति में सबसे धीमी होगी। कब, जब सतह क्षेत्रफल और तापमान दोनों में क्या होगी, कमी होगी। तो आपका 83 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाएगी। ये जो है आपकी क्षमता क्या कहलाएगी, आप लोग इससे अच्छे से परिचित होंगे। स्थानों, दूरियां और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता जो है हमारी, ये चित्रण कौशल कहलाएगी, ना कि स्थितिज कौशल, ना तो ग्राफिक कौशल, ना तो दिशात्मक कौशल। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 84 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, किसी राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है। तो किसमें सिफारिश की है, ये आपका एनसीएफ जो है 1975 में ऐसी बात कही गई है। एनसीएफ जो है 1975 के तहत जो है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत पाठचर्या के रूप में पढ़ाने की सिफारिश की गई थी। तो आपका 85 का राइट ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। तो किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है आपकी, दक्षिणी क्षेत्र में या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। तो ये जो है आपका भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का जो आपका रिवाज है, ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 आपका क्या कहता है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, देखते हैं। या पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है, सत्य नहीं है, ये बात आपकी तो सही है। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, ये भी बात आपकी सही है। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं, ये भी बात आपकी सही है। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये बात आपकी गलत है। आपसे निगेटिव पूछा गया, आपको उसका जवाब भी निगेटिव देना है। तो 87 का आपका राइट ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, ये बात आप लोग अच्छे से जानते होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, ये सारी हमारी कैसी हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो 88 का आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। तो क्यों नहीं प्रभावित होते हैं, या जो है ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, ये बात आपकी इसीलिए प्रभावित नहीं होते हैं, ये बात आपकी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ना कि ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली होती है, ऐसा तो नहीं है। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं, ठंडे रेगिस्तान में गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं, ऐसा भी नहीं है। तो भारत में जो है ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, ये बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो 89 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। तो ताजमहल के पीले होने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ताजमहल के पीले होने के लिए जो हमारा है सल्फर डाइऑक्साइड कारण है या जिम्मेदार है। तो आपका 90 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आज आपकी क्लास में 30 क्वेश्चन थे जो आपके ईवीएस के एग्जाम 2020 में पूछे गए थे। तो उम्मीद करते हैं आप 30 क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों का पेपर अच्छा हो, आप लोगों को पेपर सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग पास हों, बस यही हमारी भगवान से प्रे है। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर
वॉचिंग।